हमारे इस चैनल प्रकर्ष क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम भारतीय लोक प्रशासन से संबंधित कुछ अन्य लघुतरात्मक और अति लघुतरात्मक प्रश्नों के आदर्श उत्तर का विश्लेषण करेंगे। तो आप देखिए, सबसे पहले लेते हैं सरकारीय आयोग। सरकारीय आयोग जो है केंद्र राज्य संबंधों पर यह आयोग बना हुआ है। इसको देखिए किस प्रकार से इसने अपनी रिपोर्ट में क्या बातें कही। तो सरकारी आयोग में देखिए, केंद्र राज्य संबंधों के संपूर्ण ढांचे पर विचार करने के लिए न्यायाधीश RS सरकारिया की अध्यक्षता में 1983 में यह आयोग गठित किया गया। इसने अपनी रिपोर्ट 1987 में दी और इसकी रिपोर्ट की जो मुख्य सिफारिशें थी, ये परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है और आगे भी पूछा जा सकता है, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। पहला है, देश की एकता और अखंडता के लिए केंद्र का मजबूत होना अनिवार्य है। यानी इसने मजबूत केंद्र या एकात्मक प्रकार के शासन की वकालत की। केंद्र मजबूत होना चाहिए, राज्य सरकारों पर केंद्र का नियंत्रण अधिक होना चाहिए ताकि देश की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखा जा सके। उसके बाद इसने कहा, राज्यों में केंद्रीय सुरक्षा बल नियुक्त करने के निर्णय पर केंद्र सरकार को पूरा अधिकार। राज्यों में जब भी कोई उपद्रव या अशांति होती है तो केंद्र सरकार अपने सुरक्षा बल जैसे CISF, BSF या CRPF की टुकड़ियां नियुक्त करती हैं। तो ऐसी दशा में केंद्र को ये पूरा अधिकार है कि वो कब, कहाँ, कितने सुरक्षा बलों को नियुक्त करें। इसमें राज्य सरकार की दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद राज्यों में राष्ट्रपति शासन अंतिम विकल्प के रूप में ही लागू किया जाए। ये एक बड़ा महत्वपूर्ण इसकी सिफारिश थी सरकारी आयोग की कि राज्यों में केंद्र सरकार क्या करती थी कि राज्यों में अपने विरोधी दलों की सरकार को उखाड़ने के लिए अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग करती रही है। तो इस समस्या पर भी सरकारी आयोग ने विचार किया और कहा कि एक अंतिम विकल्प, यानी पहले चेतावनी दे केंद्र सरकार राज्य सरकारों को कि वो संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार नहीं चल रही है, तो फिर अंत में जब राज्य सरकार के व्यवहार में किसी प्रकार का सुधार नज़र नहीं आए तो वहाँ पर ही केंद्र सरकार को वहाँ राष्ट्रपति शासन अर्थात अनुच्छेद 356 का प्रयोग करना चाहिए। ये बार बार शिकायतें हुई थी और सरकारी आयोग ने काफ़ी जो मामले थे उनको दुरुपयोग की रूप में ही देखा, अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग के रूप में। आगे इसने दिया, निगम कर का राज्यों में उचित विभाजन हेतु संविधान संशोधन किया जाए। निगम कर ऐसा कर है जिसकी संपूर्ण आय केंद्र सरकार अपने पास रखती है, तो इसकी आय का विभाजन राज्यों के साथ नहीं किया जाता है। आप और ज़्यादा इसको डिटेल में पढ़ने के लिए केंद्र राज्य संबंधों पर जो हमारे 2 वीडियो बने हैं उनको देखें। उसमें आपको पता चलेगा कि निगम कर केंद्र द्वारा आरोपित संग्रहित कर है जिसकी संपूर्ण आय केंद्र अपने पास रखता है। तो यहाँ पर सरकारी आयोग ने यह इस कर के विभाजन में राज्यों का पक्ष लिया कि इसकी आय को राज्यों के साथ भी विभाजित करना चाहिए। अगला पॉइंट देखिए, यदि राज्य में केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी के अलावा किसी अन्य पार्टी का शासन हो तो वहाँ केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी के व्यक्ति को राज्यपाल नहीं बनाना चाहिए। ये भी एक महत्वपूर्ण है कि जैसे केंद्र में XYZ पार्टी का शासन है और राज्यों में ABC पार्टी का शासन है, तो ये कहना चाहता है कि उस राज्य में जो ये पार्टी है XYZ जिसकी केंद्र में सरकार है, इसके आदमी को उस राज्य में जहाँ ABC की सरकार है वहाँ शासक राज्यपाल नहीं बनाना चाहिए। इसके बाद देखिए, 6 नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन किया जाए। 6 नई अखिल भारतीय सेवाओं के लिए इसने सुझाव दिए। वो सेवाएं कौन सी है देखें आप, अभियांत्रिकी यानी भारतीय इंजीनियरिंग सेवा, भारतीय चिकित्सा सेवा, भारतीय कृषि सेवा, भारतीय सहकारिता सेवा, भारतीय उद्योग सेवा और भारतीय शिक्षा सेवा। 6 प्रकार की नई अखिल भारतीय सेवाओं के गठन के लिए कहा इस आयोग ने, लेकिन अभी तक केंद्र ने इसकी इस सिफारिश को नहीं माना है।
अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की जाए। राज्यों की एक परिषद होगी जिसमें राज्यों के आपसी मुद्दों को कंसल्ट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म होगा, वो उसकी स्थापना की जाए और ये स्थापना कर दी गई है। राज्यों की ऋण देने की पद्धति पर भी पुनर्विचार किया जाए। केंद्र द्वारा राज्यों को जो ऋण देती है केंद्र सरकार, उसकी जो पद्धति है उसको भी संशोधित किया जाए। उपर्युक्त संक्षेप में कह सकते हैं कि सरकारी आयोग ने मजबूत केंद्र के समर्थन में अपनी सिफारिशें की है। सरकारी आयोग केंद्र को मजबूत बनाना चाहता था और राज्यों को अधिक स्वायत्तता देने के पक्ष में वो नहीं था। और केंद्र को मजबूत बनाने का उसका जो लॉजिक या तर्क है वो आप पहले ही पॉइंट में देख सकते हैं। सरकारी आयोग ये चाहता था कि केंद्र जो है इतना मजबूत हो कि राज्य की, देश की एकता और अखंडता की सुरक्षा आराम से कर सके। इसके बाद अगला पॉइंट देखिए, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। 1966 में मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में यह आयोग गठित किया गया। मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं, लेकिन उससे पूर्व ये एक राजनीतिक पार्टी के जब सदस्य थे तो इनको आयोग का अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन इन्होंने बाद में त्यागपत्र दे दिया और के हनुमंतैया को प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का अध्यक्ष उनके स्थान पर बनाया गया। आयोग को ऐसे उपायों पर विचार करना था जिनमें प्रशासन की कार्य कुशलता और निष्ठा को अधिकतम किया जा सके, यानी प्रशासन को ज़्यादा कुशल बनाया जा सके, साथ ही साथ प्रशासन की देश के कानून, संविधान और सरकार के प्रति निष्ठा को ज़्यादा बढ़ाया जा सके। समय समय पर आयोग द्वारा दिए गए प्रतिवेदनों में निम्नांकित महत्वपूर्ण सुझाव थे। आयोग ने बहुत से प्रतिवेदन दिए, लेकिन हमें इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है। कुछ महत्वपूर्ण सुझाव जो ARC फर्स्ट ने दिए हैं वो हम देख सकते हैं। पहला देखिए, मंत्रियों, सचिवों व अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतों की जांच के लिए लोकपाल और लोकायुक्त संस्थाओं की स्थापना की जाए। ये सबसे महत्वपूर्ण सुझाव है ARC फर्स्ट का कि लोकपाल और लोकायुक्त संस्थाओं की स्थापना की जाए। तो लोकायुक्त संस्थाओं की स्थापना काफ़ी पहले हो चुकी थी। 2013 में लोकपाल अधिनियम भी संसद ने हमारे पारित किया है और उसके अनुसार हमारे यहाँ लोकपाल की भी अब नियुक्ति हो गई है। तो ये काफ़ी पहले जो सुझाव दिया गया था उसको अब अमल किया जा रहा है। राज्यों में लोकायुक्त होता है और केंद्र स्तर पर लोकपाल जो अधिकारियों, सचिवों, मंत्रियों के विरुद्ध जो भ्रष्टाचार के आरोप होते हैं उनकी जांच करता है। फिर प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की जाए, ये भी कर दी गई है। ये मांग सरकारी आयोग ने भी की थी और इसने भी की है। निष्पादन बजट, ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा गया है। परफॉर्मेंस बजट और वित्त वर्ष को 1 नवंबर से अपनाया जाए। आप जानते हैं वित्त वर्ष 1 अप्रैल से चालू होता है, लेकिन ARC फर्स्ट ने कहा कि नहीं, 1 नवंबर से वित्त वर्ष को चालू करना चाहिए। इसके अलावा परफॉर्मेंस बजट अपनाने की बात भी कही। परफॉर्मेंस बजट में जो धन का अलॉटमेंट किया जाता है किसी मद के लिए, उस अलॉटमेंट को, उस धनराशि को, उससे कितना उद्देश्य प्राप्त होगा या कितना लक्ष्य प्राप्त होगा, कितनी परफॉर्मेंस रहेगी, उससे जोड़ा जाता है और उसका मापन किया जाता है। तो ये परफॉर्मेंस बजट है। बजट का जो हम एक अन्य वीडियो बनाएंगे उसमें और विभिन्न प्रकार के बजट, शून्य आधारित बजट, PPBS आदि को देखेंगे। फिलहाल आप इतना ही ध्यान रखें कि धन जो अलॉट किया जाता है उससे कितना उद्देश्य पूर्ण होगा या कितने लक्ष्य प्राप्त होंगे, कितने प्रतिशत कार्य होगा, उसको धन के साथ जोड़ा जाता है और फिर धन का एलोकेशन किया जाता है परफॉर्मेंस बजट में। इसके बाद और देखिए, लोक उपक्रम यानी सरकार के जितने भी सार्वजनिक उपक्रम है कि उच्च पदों पर सरकारी अधिकारी नियुक्त न हो और निगम व कंपनी प्रारूप में वरीयता, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। सरकार के जितने बड़े बड़े उपक्रम हैं उनमें उच्च पदों पर भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को नियुक्त किया जाता है, लेकिन ARC फर्स्ट मान रहा है कि ये जो IAS ऑफिसर होते हैं ये इन उपक्रमों के प्रबंध में इतने निपुण नहीं होते हैं, क्योंकि इन उपक्रमों को चलाने के लिए व्यावसायिक सोच की आवश्यकता पड़ती है और ये इनके पास नहीं होती है। इसलिए आयोग ने कहा कि उच्च पदों पर जो है निजी क्षेत्र से, कॉरपोरेट क्षेत्र के जो व्यक्ति हैं उनको नियुक्त किया जाए।
फिर ये कहा कि सरकारी उपक्रमों के 3 प्रारूप हैं। आप देखिए ये 3 प्रारूप पे एक बड़ा प्रश्न हम लेंगे आगे। 3 प्रारूप कौन से? एक निगम होता है, एक कंपनी होती है और एक होता है विभाग। तो विभाग तो जो मंत्रालय का हिस्सा ही होता है, इसलिए वो अलग से उसकी स्वायत्ता उसको बिल्कुल प्राप्त नहीं होती है। लेकिन निगम और कंपनी जो है कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत गठित होता है और निगम संसद द्वारा एक विशेष अधिनियम बना के गठित होता है। तो ये इन तीनों पे डिस्कस करेंगे, एक बड़ा प्रश्न लेंगे निगम, विभाग और कंपनी पर, तब हम देखेंगे। फिलहाल आयोग ये कह रहा है कि विभाग न बनाए जाए सरकारी उपक्रमों के लिए, निगम और कंपनी प्रारूप बनाए जाए। उसके बाद आगे देखिए, सरकारी कर्मचारियों को हड़ताल का अधिकार न हो, प्रशिक्षण पर सर्वाधिक ध्यान दिया जाए उनके, और लोक सेवाओं को 8 भागों में विभाजित किया जाए। अभी लोक सेवाएं 4 भागों में विभाजित है, क, ख, ग और घ कह सकते हैं इसे, या फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ कह सकते हैं। लेकिन ये कह रहा है कि लोक सेवाओं को 8 भागों में विभाजित किया जाए और हड़ताल का अधिकार न हो, और लोक सेवकों के प्रशिक्षण पर ज़्यादा से ज़्यादा जोर दिया जाए। फिर कहा मंत्री परिषद का आकार छोटा होना चाहिए, और केंद्रीय जो मंत्री परिषद है उसमें कह रहा है कि मैक्सिमम 45 मंत्री होने चाहिए, यानी प्रधानमंत्री सहित कुल मिला के मंत्रियों की संख्या 45 होनी चाहिए। मंत्रियों के आकार को कम करने के प्रयास किए गए हैं, और अभी यह नियम है कि 15% लोकसभा में और विधानसभा में जो सदस्य संख्या है उसके 15% से ज़्यादा मंत्री नहीं हो सकते हैं। तो इस प्रकार से एआरसी ने यह भी बड़ा महत्वपूर्ण सुझाव दिया है। एआरसी के बहुत से सुझावों को लागू कर दिया गया है। इसी प्रकार से देखिए, प्रशासन पर व सार्वजनिक जीवन के अनुभवी व्यक्तियों को सीएम मुख्यमंत्री से परामर्श करके राज्यपाल बनाए। ये राज्यपाल बनाने में भी इसने अपना सुझाव दिया है कि राज्यपाल किसे बनाया जाए। राज्यपाल बनाया जाए ऐसा व्यक्ति जो सार्वजनिक जीवन में अनुभव प्राप्त है, प्रशासन का अनुभव प्राप्त है, और मुख्यमंत्री से परामर्श जरूर करें राज्यपाल बनाते समय। इसके अलावा राज्य में 13 विभाग हो, जिनमें एक कार्मिक विभाग होना चाहिए। राज्य में विभाग कितने होने चाहिए, इस पर भी आयोग ने कहा है राज्य में जो सरकार है, राज्य सरकार, उसमें विभागों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 13, और एक विभाग कार्मिक विभाग अनिवार्य, और कार्मिक विभाग मुख्यमंत्री के पास होना चाहिए। प्राय यही होता है, कार्मिक विभाग का जो मंत्री है वो मुख्यमंत्री ही होता है। फिर कहा जिला कलेक्टर के पास केवल नियामकीय कार्य हो और विकास कार्य जिला परिषद के सीईओ के पास हो। ये भी किया जा रहा है। जो जिला प्रशासन है उसमें जिला कलेक्टर के पास आजकल डेवलपमेंट के कार्य कम है। डेवलपमेंट के कार्य पंचायत राज का जो प्रमुख है जिला स्तर पर, सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जिला परिषद का कार्यकारी अधिकारी जो है उसके पास विकास संबंधी कार्य होते हैं। जिला कलेक्टर कानून और व्यवस्था का कार्य ही मुख्य रूप से संभालता है। तो इस प्रकार से बड़े ही महत्वपूर्ण सुझाव एआरसी फर्स्ट ने दिए। उसके बाद फिर एक और दूसरा आयोग आया, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग। ये 2005 में आया, वो 1966 में बना था, ये 2005 में बना, और इसका अध्यक्ष था वीरप्पा मोइली। वीरप्पा मोइली कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनको अध्यक्ष बनाया गया। और आयोग ने प्रशासन के संगठन और कार्य प्रणाली में सुधार के उद्देश्य से मई 2009 तक 15 रिपोर्ट दी आयोग ने। ये 15 रिपोर्ट के केवल शीर्षक आप याद रखें, अभी छोटा प्रश्न आता है। तो ये शीर्षक क्या क्या है? सूचना के अधिकार पे रिपोर्ट दी, ई गवर्नेंस, ई शासन पे रिपोर्ट दी, नागरिक केंद्रित प्रशासन पे रिपोर्ट दी, संकट प्रबंध, क्राइसिस मैनेजमेंट, जो संकट आते हैं विभिन्न प्रकार की, चाहे बाढ़ हुआ, भूकंप हुआ, सूखा हुआ, उनसे कैसे निपटे सरकार, इसके ऊपर रिपोर्ट दी। स्थानीय शासन यानी पंचायत राज और अपने स्थानीय नगरीय निकाय, उनसे संबंधित, आतंकवाद से कैसे निपटा जाए, उसमें प्रशासन में नैतिकता कैसे बन सके, उस पर भारत सरकार की संगठनात्मक संरचना, भारत सरकार के 3 संगठन हमने देखे हैं, पीएमओ, कैबिनेट सचिवालय और जो है केंद्रीय सचिवालय, इनकी संगठन संरचना कैसी हो।
राज्य प्रशासन और जिला प्रशासन से भी संबंधित इसने रिपोर्ट दी। तो काफ़ी सारी बड़ी विस्तृत रिपोर्ट इसने दी है और आगे लिखा है कि आदि से संबंधित उपयोगी सुझाव से युक्त है। आयोग की सिफारिशों की समीक्षा और उनका क्रियान्वयन करने हेतु प्रणब मुखर्जी की अध्यक्षता में तत्कालीन जो है मंत्री थे प्रणब मुखर्जी, मनमोहन सिंह सरकार के समय वित्त मंत्री थे, तो इनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन, एक मंत्री समूह टास्क मिनिस्टर्स ग्रुप ऑफ मिनिस्टर का गठन किया गया कि भाई ये जो सिफारिशें ARC सेकंड ने दी है उनको कैसे लागू करें, इनको कैसे जो इम्प्लीमेंट करें, इसका अध्ययन करने के लिए। तो अभी काफ़ी हद तक जो है इसमें इम्प्लीमेंटेशन इतना नहीं हुआ है, पर समय के साथ साथ इम्प्लीमेंटेशन इसके ऊपर होगा। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। ये हमारा भारतीय लोक प्रशासन से संबंधित लघुत्रात्मक और अति लघुत्रात्मक प्रश्नों से संबंधित छठा वीडियो था। इन 6 वीडियो में हमने काफ़ी सारे प्रश्नों का डिस्कस किया है। ये अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, परीक्षाओं में आए हुए हैं, आप इनको ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद।